नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ की तरफ से एक नोटम वार्निंग को बे ऑफ बंगाल के ऊपर इशू किया गया था, जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिट्रेसफा की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया गया था। ये वार्निंग 26 और 27 फरवरी के बीच इशू किया गया था और इसे लगभग 170 किलोमीटर लेंथ में और 95 किलोमीटर की विड्थ में डिस्प्ले किया गया था। अब तब बताया गया था कि शायद इस दौरान डीआरडीओ की तरफ से अपनी अस्त्र मिसाइल की यानी कि अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वर्जन की टेस्टिंग करने का प्लान किया गया या फिर MR-SAM की एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को टेस्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसे अभी भारत अपने दम पर ही डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। और इन दोनों मिसाइल की रेंज जो है वो लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर तक होने वाली है। लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होता है तब तक ये क्लियरली बताया नहीं जा सकता है कि भारत की तरफ से एक्चुअली किस मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए इस वार्निंग को इशू किया गया था। इसके बाद अभी फिर से एक और वार्निंग को इशू किया गया, जिसे अभी चांदीपुर के करीब ही इशू किया गया है। और इस बार जो वार्निंग इशू किया गया उसको लगभग 355 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया है। अभी तक ये क्लियरली बताया नहीं जा सकता है कि इसमें कौन से मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। इस वार्निंग को अभी 24 और 25 तारीख के बीच इशू किया गया और बताया जा रहा है कि इस दौरान में भी डीआरडीओ की तरफ से अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की टेस्टिंग की जाएगी। अब पहले भी ये बात कई बार बताया जा चुका है कि 2022 की शुरुआत में ही डीआरडीओ की तरफ से अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल और अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की टेस्टिंग करने की प्लान किया गया था और मे भी अभी इसी प्लान के मुताबिक इनकी टेस्टिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन जब तक डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली कोई नोटिस इशू किया नहीं जाता है या फिर टेस्ट को नहीं किया जाता है, तब तक ये पता नहीं चलने वाला कि आखिरकार कौन से मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए इस वार्निंग को इशू किया गया था। अगला अपडेट P8I एयरक्राफ्ट को लेकर। P8I एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनको इंडियन नेवी की मैरीटाइम सर्विलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर की मेन प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है और स्पेशली डीप सी में सर्विलेंस के लिए और दुश्मन की सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से एयरक्राफ्ट को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले भारत की तरफ से 2013 में इन एयरक्राफ्ट की पहली बैच को ऑर्डर किया गया था, जिसमें लगभग 8 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसके बाद 2016 में एडिशनल 4 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था, जिनकी डिलीवरी अभी हमको किया जा रहा है। इनिशियल बैच में जिन 8 P8I एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था उनको इंडियन नेवी की तरफ से INS रजाली बेस में तैनात किया गया था और अभी सेकेंड बैच में खरीदे गए P8I एयरक्राफ्ट को INS हंसा बेस में डिप्लॉय किया जा रहा है। अभी पहले से हमको सेकेंड बैच में ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट में से 3 P8I एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जा चुका है और अभी इसी बैच की आखिरी एयरक्राफ्ट को भी भारत को डिलीवर कर दिया गया, जिसमें से पहले 2 यूनिट को अभी INS हंसा बेस में डिप्लॉय किया चुका है और अभी बाकी बचे 2 एयरक्राफ्ट को भी जल्दी से ही नेवी में इंडक्ट कर दिया जाएगा। अब पिछले साल एडिशनल 6 P8I एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इंडिजिनस मैरीटाइम सर्विलेंस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए या फिर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए इस डील को कैंसिल करने का फैसला किया गया, जिसके बदले हम अभी आगे चल के इंडियन मेड P8I एयरक्राफ्ट टाइप के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाले हैं, जिनको अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट 5.56 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को लेकर। आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से अभी 5.56 स्टैंडर्ड की एमुनेशंस को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि अभी हम अपनी इंसास राइफल को रिप्लेस कर रहे हैं और इसके बदले अभी हम हैवी कैलिबर जैसे कि 7.62x51 या 7.62x39 mm की राउंड्स पर शिफ्ट हो रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में हमारी जो मेजॉरिटी डिमांड होने वाली है वो 5.56 के बदले 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनेशन होने वाली है। लेकिन अभी नेटो कंट्रीज की तरफ से सेम 5.56 स्टैंडर्ड की एमुनेशन का इस्तेमाल किया जाता है और अभी नेटो कंट्रीज की तरफ से हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसे अभी 7 अलग अलग कॉर्पोरेट एंटिटीज में डिवाइड किया जा चुका है, उनको 5.56 एमुनेशन के लिए एक मैसिव ऑर्डर को प्लेस किया गया है। इसके अलावा सेम टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से अभी भारत की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट एंटी एयरक्राफ्ट एमुनेशन के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया गया है। अब ये दोनों ही ऑर्डर यंत्र इंडिया लिमिटेड और मुनिशन इंडिया लिमिटेड को मिलने वाला है। अब हालांकि इस दौरान जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है
इसकी कीमत क्या है और इसमें कितने एमुनेशन को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है, ये अभी तक क्लियरली बताया नहीं जा रहा है। लेकिन ये अंतर इंडिया लिमिटेड और मुनीशन इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये साल में लगभग 300 मिलियन राउंड्स की एमुनेशन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और अभी वो अपनी सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आर्मी की तरफ से भी अभी अंतर इंडिया लिमिटेड को 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के लिए एमुनेशन को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। अब सब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पिछले 2 सालों से भारत और चाइना के बीच फेसअप चल रहा है और ऐसे में दोनों देशों की तरफ से ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय करके रखा गया है। ऐसे में चाइना की तरफ से शुरू से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नजर रखने के लिए अलग अलग कैटेगरी की हाईटेक इक्विपमेंट और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और ये भी सुनने को मिला था कि चाइना की तरफ से भी इस रीजन में अपनी रोबोटिक सोल्जर्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। इसी बीच भारत की तरफ से भी चाइना को मैच करने के लिए डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और पिछले 2 सालों में भारत के डिफेंस सेक्टर में कई नए इंडक्शन किए जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर हमारे ड्रोन से रिलेटेड इक्विपमेंट है। अभी बताया जा रहा है कि कल इंडियन आर्मी की तरफ से मीडिया को बताया गया था कि अभी आर्मी की तरफ से एक रिमोटली पायलटेड मिनी एयरक्राफ्ट सिस्टम को एक्वायर किया गया है, जिसे अभी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसे मेनली हाई अल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा। अब ऐसे कई सिस्टम को खरीदने के लिए भी आर्मी की तरफ से पिछले साल कुछ डील को साइन किया गया था, लेकिन अभी एग्जैक्टली ये बताया नहीं गया कि जो मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम की बात आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, ये एक्चुअली किस टाइप का सिस्टम और इसको कौन से फर्म से खरीदा गया है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से। आप सब जानते हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच एक फुल स्केल की लड़ाई शुरू हो चुका है और अभी तक रशिया की तरफ से यूक्रेन को काफी नुकसान किया जा चुका है। अब रेगुलर न्यूज चैनल में आप जाके इस पर डिटेल जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अब इस लड़ाई में जाहिर सी बात है कि रशिया आसानी से जीत जाएगा, पर अभी रशिया की तरफ से अपनाए गए एग्रेसिव पोस्चर की वजह से यूएस और यूरोपियन यूनियन की तरफ से रशिया पर एडिशनल सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर लोग चिंता में हैं कि अगर रशिया पर यूएस की तरफ से या यूरोपियन यूनियन की तरफ से एडिशनल सैंक्शन अभी लगाए जाते हैं तो इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत की मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो रशियन ओरिजिन हैं और अभी भारत और रशिया के बीच कई ऑनगोइंग डिफेंस डील है जिनको भारत की काफी जरूरत है, जैसे कि S-400 सिस्टम हो जाए, तलवार प्लस क्लास की फ्रिगेट्स हो जाए या AK-203 राइफल डील हो जाए। ये सभी अभी भारत के लिए काफी जरूरी है और इसके अलावा भी कई ऐसे डिफेंस डील है जिनको फाइल करने के लिए भारत और रशिया के बीच डिस्कशन किया जा रहा है। तो अगर रशिया पर सैंक्शन लगने की वजह से इन डील्स पर कोई असर पड़ता है तो इससे भारत को आगे चल के नुकसान हो सकता है और इसका फायदा चाइना को मिलने वाला है। साथ ही अभी हाल ही में भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी हासिल किया गया था, लेकिन अगर रशिया पर इसको लेके कोई सैंक्शन लगाया जाता है और ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट ऑर्डर पर पाबंदी लगाया जाता है तो इससे भारत को भी काफी नुकसान हो सकता है। फिलहाल के लिए सभी अभी असम्पशन है, लेकिन अगर ये सच होगा तो इससे भारत को भी आगे चल के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मेनली फाइनेंशियल सेक्टर से लेके डिफेंस सेक्टर तक भी हो सकता है। अगला अपडेट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से है। पूरे भारत में जितने भी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को सबसे खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और आए दिन इनको चोरों के साथ आमना सामना करना पड़ता है, जिस वजह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अभी बुलेट प्रूफ व्हीकल को एक्वायर करने का फैसला किया गया है। अभी पता चला है कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट को अभी बुलेट प्रूफ व्हीकल को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया है। इन व्हीकल को आगे चल के जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से वीवीआईपी प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक ये व्हीकल सिर्फ स्मॉल आर्म्स से ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसे मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से फुल प्रूफ प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जा रहा है। ये व्हीकल फुल्ली कस्टमाइजेबल होने वाले हैं और अभी इसकी एक यूनिट को मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस को टेस्ट करने के लिए देने का फैसला किया गया है और इसको अभी टेस्ट करने के बाद अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन का डिमांड किया जाता है तो उनको आगे चल के इम्प्लीमेंट करने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी ऐसे टोटल 60 व्हीकल को मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा, लेकिन पहले टेस्ट के लिए दिए गए व्हीकल की टेस्टिंग के बाद इसमें जरूरत पड़ने पर आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम को भी बदला जा सकता है, क्योंकि अगर पुलिस की तरफ से हैवी कैलिबर की एमुनिशन या आर्मर प्रेसिंग राउंड को भी रोकने का डिमांड किया जाएगा तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से अपनी आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने की बात की गई और ये स्टेटमेंट अभी मिश्र धातु निगम लिमिटेड के चेयरमैन SK झा की तरफ से दिया गया है। अगला अपडेट मिलन 2022 एक्सरसाइज को लेके है।
इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम मिलन 2022 एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अभी 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा और इसमें इस बार 40 से भी ज्यादा देश शामिल होने वाले हैं। अभी तक इसमें वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और सभी क्वाड कंट्रीज की तरफ से अपनी वॉरशिप्स को भेजने का फैसला किया गया है। लेकिन इसके अलावा कई और देश भी है जो कि इसमें सिर्फ अपनी डेलीगेशन को भेजने वाले हैं। इसमें श्रीलंका, सिंगापुर, सेशेल्स और फ्रांस की तरफ से भी अपने शिप्स को भेजने का फैसला किया गया है, लेकिन इसमें वो अपनी नॉर्मल या रेगुलर शिप्स को ही भेजने वाले हैं। आज फ्रांस की एक ऑफशोर सपोर्ट और असिस्टेंस वेसल भी आके भारत में पहुंच चुकी है, जिसे अभी विशाखापट्टनम में डॉक किया गया है। इस एक्सरसाइज की बात करें तो अभी इस एक्सरसाइज में सरफेस, सब सरफेस और एयर डोमेन में एक्सरसाइज और वेपन फायरिंग ड्रिल को कंडक्ट करने का फैसला किया गया है और इसके साथ ही भारत अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच को भी इसके जरिए एक्सपेंड करने की कोशिश करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।